10 नवंबर 1996 प्रोफेसर पी.के. पुन्नुस्वामी बड़ी बेसब्री से अपने बेटे नवरासु का घर आने का इंतजार कर रहे थे। आज दीपावली का दिन था। नवरासु, जो कि राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज चिदम्बरम में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, फोन पर 8 नवंबर को ही घर आने की बात कही थी। पर 8 बीत गया, 9 बीत गया और आज 10 नवंबर था। नवरासु अभी तक घर नहीं आया था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, प्रोफेसर पुन्नुस्वामी और उनके परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 17 साल का नवरासु उनका इकलौता बेटा था और अपनी 2 बहनों की इकलौती उम्मीद भी। जब पूरा चेन्नई शहर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दियों के इस महापर्व का उत्सव मना रहा था, तब प्रोफेसर पुन्नुस्वामी की पूरी फैमिली रह रहकर किसी अनहोनी की आशंका से सिहर जा रही थी। उन्होंने जैसे तैसे आंखों में ही रात बिताई। वह फटते ही प्रोफेसर स्वामी चिदम्बरम के लिए निकल पड़े। प्रोफेसर स्वामी खुद मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, इसलिए किसी अनहोनी की आशंका की खबर मिलते ही पूरा कॉलेज एवं हॉस्टल प्रशासन हरकत में आ गया था। उन्होंने नवरासु की तलाश शुरू की और हॉस्टल के उसके कमरे में जाकर देखा। कमरा बंद पड़ा था और बाहर दरवाजे की कुंडी पर ताला लटक रहा था। तत्काल ताले को तोड़कर कमरा खोला गया। अंदर सारी चीजें, कॉलेज ड्रेस, बैग, बुक्स, कपड़े सब अपनी जगह व्यवस्थित थे, पर नवरासु गायब था। अब हर किसी को उसके किसी मुसीबत में फंसे होने की आशंका सताने लगी थी। इकलौते बेटे के लापता होने की खबर सुनते ही प्रोफेसर स्वामी का कलेजा बैठ गया। उन्होंने तुरंत अन्नामलाई सिटी थाने में नवरासु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई। हॉस्टल के गार्ड और कई और दूसरे सोर्सेज से पुलिस को यह पता चला कि नवरासु को आखिरी बार एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट जॉन डेविड के साथ देखा गया था, पर वो भी हॉस्टल से गायब था। पुलिस जॉन की तलाश में लग गई, पर इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती, उसने 13 नवंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए 18 नवंबर को पुलिस को उसकी कस्टडी दे दी गई। जॉन डेविड अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। ये दोनों ही डॉक्टर थे। जॉन ने बचपन से ही अपनी पढ़ाई हॉस्टल में रहकर पूरी की थी। शायद इसलिए उसके स्वभाव में थोड़ा टफनेस और रियोडनेस आ गया था। वो किसी शातिर अपराधी की तरह पुलिस को बरगलाता रहा और एक ही रट लगाए रखा, मैं किसी नवरासु को नहीं जानता। पर जब पुलिस ने सच उगलवाने के अपने तरीके अख्तियार किए तो वो टूट गया और फिर जो सच सामने आया उसे सुनकर सबका कलेजा ढल उठा। और वो सच ये था कि 17 साल का निर्दोष नवरासु अब इस दुनिया में नहीं था, कि उसने उसकी हत्या कर दी थी और बड़ी बेरहमी से उसका सिर, धड़ तथा शरीर के और दूसरे अंगों को काटकर शहर के अलग अलग जगहों में डंप कराया था। उसके अपराध की जघन्यता और उसकी क्रूरता देख न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि सारा देश शर्म रह गया था। प्रोफेसर पुन्नुस्वामी और उनके परिवार के लिए एक ऐसा जख्म था जिसकी टीस सब पूरी उम्र बनी रहने वाली थी। इसे ना तो कानून कम कर सकता था, न सरकार और न ही न्याय की कोई दूसरी प्रक्रिया। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और इस अपराध की वजह के तह में गई तो कॉलेज कैंपस का एक ऐसा स्याह सच सामने आया जो न तब बल्कि अब भी पूरे एजुकेशनल सिस्टम और उसके शीर्ष पर बैठे लोगों की नीयत और दक्षता पर एक गहरा सवालिया निशान खड़ा कर जाता है। जॉन डेविड को अपने जूनियर्स को बुली करने की आदत थी। उसे उन्हें मेंटली और फिजिकली हरास और परेशान करने में मजा आता था। जूनियर उससे खौफ खाते और उससे हमेशा बचने की कोशिश करते, पर जॉन उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पनिश करता और अपने दोस्तों के बीच अपनी शीखी बघारता। नवरासु उसका विरोध करता और उसके खुद के पिता के पावरफुल होने की बात कहकर उसकी किसी भी मनमानी को मानने से इनकार कर देता। जॉन डेविड को ये बातें चुभ जाती। उसे हॉस्टल में अपना दबदबा और खुद की ईगो हर्ट होती नजर आई। उसने नवरासु को सबक सिखाने की ठान ली।
इधर नवारासु भी परेशान था। अपने पिता का नाम इस्तेमाल कर वो जैसे तैसे जॉन डेविड और उसके दोस्तों के चंगुल से खुद को तो बचा लेता, पर पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो फर्स्ट टर्म का पेपर कर पाया था। वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना और पढ़ाई पर फोकस करना चाहता था। इसलिए जॉन डेविड ने जब एक प्लान के तहत उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे स्वीकार कर लिया। 6 नवंबर 1996। इस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टाइटन कप का फाइनल मैच खेला जाना था। ये वो दौर था जब सचिन, सौरव और राहुल द्रविड़ की लोकप्रियता का ग्राफ चरम पर था। यह एक डे नाइट वनडे मैच था। पूरा देश इंडियन टीम की जीत की दुआएं लिए हुए टीवी या रेडियो सेट से चिपका हुआ था। राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में भी कमोबेश यही दृश्य था। लगभग सारे स्टूडेंट टीवी सेट से चिपके हुए थे। हॉस्टल के दूसरे हिस्सों में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में जॉन डेविड नवारासु को अपने कमरे में लेकर आता है, फिर कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। इससे पहले कि नवारासु कुछ समझ पाता, जॉन डेविड उसे अपने कपड़े उतारने और उसका तलवा चाटने को कहता है। नवारासु मना कर देता है, पर जॉन डेविड आज अपनी हनक पूरी करने को उतारू था। आज उसे नवारासु से अपने सारे अपमान का बदला लेना था। वो उसे अब्यूज करता हुआ उसके साथ मारपीट करने लगता है। नवारासु उसका विरोध करता है, पर जॉन डेविड कदकाठी में कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने कराटे भी सीख रखे थे। गुस्से में उबलता जॉन नवारासु के सिर पर एक जोरदार पंच मारता है। नवारासु किसी कटे हुए पेड़ की तरह वहीं ढेर हो जाता है। उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। जॉन डेविड इतना रूथलेस और ब्रूटल था कि ये जानकर भी कि नवारासु की मौत हो चुकी है, न तो उसे गिल्ट फील होता है और न ही खौफ, बल्कि वो अपने नेक्स्ट प्लान पर काम करना शुरू कर देता है। वो नवारासु के डेड बॉडी का सिर, धड़, हाथ, पांव सबको काट कर अलग अलग पैक करता है और शहर के विभिन्न हिस्सों में डंप कराता है। बाद में पुलिस उसी मेडिकल कॉलेज के पीछे की एक पुरानी झील से नवारासु का सर, पैसेंजर बस 21G से उसका धड़ और चिदम्बरम से चेन्नई जाने वाली एक सुनसान जगह से उसके हाथ पांव का अवशेष बरामद करती है। जॉन डेविड के इस कुकृत्य से पूरा देश दुख और गुस्से में उबल रहा था। उनकी एक ही डिमांड थी, इसे इमीडिएट हैंग करो। चिदम्बरम शहर के लोगों के बीच इतना आक्रोश था कि केस को चिदम्बरम से कुडालोर ट्रांसफर कर दिया गया। 1 मार्च 1997 को पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया। 11 मार्च 1998 को कुडालोर डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना फैसला सुनाया और जॉन डेविड को पॉन नवारासु की जघन्य हत्या और उसके सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए 2 टर्म्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई। इस घटना के बाद तमिलनाडु देश का पहला स्टेट बना जिसने कॉलेज और हॉस्टल कैंपस में रैगिंग की घटना की गंभीरता को समझते हुए इसे पूरी तरह बैन करते हुए इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया। पर किस्सा भी खत्म नहीं हुआ था। जॉन डेविड ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दिया और 5 अक्टूबर 2001 को मद्रास हाई कोर्ट ने लोगों की भावनाओं और आशा के विपरीत जॉन डेविड को निर्दोष करार देते हुए उसे रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि 2 जजों के बेंच के इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट का काला अध्याय माना गया, पर यह प्रोफेसर पुन्नुस्वामी, सिविल सोसाइटी और तमिलनाडु सरकार के लिए किसी गहरे झटके से कम नहीं था। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया। एक लंबी जद्दोजहद और बहस के बीच 20 अप्रैल 2011 यानी 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को स्ट्रॉन्ग और सफिशिएंट प्रूफ माना और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जॉन डेविड को दोषी करार दिया। पर इस बीच जॉन डेविड अंडरग्राउंड हो गया था। कोई उसके ऑस्ट्रेलिया चले जाने की बात करता तो कोई और कंट्री, पर जब पुलिस ने गहराई से तफ्तीश की तो पाया कि वो चेन्नई में ही अपनी आइडेंटिटी चेंज कर एक लीडिंग बीपीओ कंपनी के यूनिट में प्रोसेस मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 15 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद प्रोफेसर पुन्नुस्वामी आज नवारासु को इंसाफ दिला पाए थे। पर सोचने वाली बात यह है
कि अगर आज नवारासु जिंदा होता तो न सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि पूरे देश के लिए एक एसेट होता। नवारासु जैसे होनहार बच्चों का यूं चले जाना किसी परिवार या किसी समाज की व्यक्तिगत क्षति नहीं बल्कि पूरे देश की क्षति होती है। पर सिस्टम न तो इससे सबक सीखने को तैयार है और न ही पूरी तरह सुधरने को। 7 मार्च 2009 आज इतिहास ने फिर खुद को एक बार दोहराया था। ना अपराध ने अपना चरित्र बदला था, ना अपराधी ने, बस जगह और लोग बदल गए थे। जगह था राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। रात का पहर था, घड़ी में 2 बजने को थे। तभी झुंड में 4 भेड़िए शिकार के तलाश में अनऑथराइज रूप से MBBS फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में घुस आते हैं। चारों उसी कॉलेज के MBBS 4th ईयर के स्टूडेंट थे। नाम था अजय वर्मा, मुकुल शर्मा, नवीन वर्मा एवं अभिनव वर्मा। चारों नशे में थे। वो एक एक करके सारे जूनियर्स का दरवाजा नॉक करते हैं, उन्हें नींद से जगाते हैं और सबको एक जगह रूम नंबर 804 में जमा होने को कहते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसी कौन सी हनक रही होगी, ऐसा कौन सा नशा रहा होगा, ऐसी कौन सी मानसिकता रही होगी जो किसी को गहरी नींद से जगाकर उन्हें प्रताड़ित करने को उकसाती होगी। क्या ये मानसिकता अपराधियों की नहीं है? और अगर ये मानसिकता अपराधियों की है तो फिर ये अपराधी कॉलेज या हॉस्टल कैंपस में क्या कर रहे थे और इनके यहाँ होने की जिम्मेवारी किसकी थी? इस पर सब खामोश हैं। सारे बच्चे रूम नंबर 804 में जमा हो गए थे। उनकी संख्या 13 थी। उन्हें L शेप में खड़ा किया गया, फिर अपने अपने कपड़े उतारने और मुर्गा बनने को कहा गया। इनमें से जिस किसी ने थोड़ी बहुत भी देर की उसे लात, घूंसों और थप्पड़ से पीटा गया। इन्हीं में से एक था अमन काचरू, पिता राज काचरू। 19 वर्षीय अमन मूलतः जम्मू का रहने वाला था, पर उसकी पूरी फैमिली गुड़गांव आ बसी थी। अमन भी अपने 2 बहनों का इकलौता भाई था, प्यारा, जिंदा दिल। 8 मार्च 2009 तब राज काचरू तंजानिया में थे जब शाम के समय अमन के हॉस्टल से उन्हें एक कॉल आया, अमन इज नो मोर, कि अमन अब इस दुनिया में नहीं था। राज काचरू के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। अभी कुछ ही घंटे पहले की तो बात थी जब अमन से उनकी बात हुई थी। हाँ, वो परेशान था, पीड़ा में था, अपने साथ रात में हुई घटनाओं के बारे में भी बता रहा था, पर उन्होंने इसे सीनियर्स जूनियर्स के बीच हुई छोटी मोटी इंसिडेंट्स की तरह लेकर इग्नोर कर दिया था और यहीं उन्होंने गलती कर दी थी। राज काचरू कहते हैं, आप अपनी बच्चों को कॉलेज और हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आपको उनके साए की तरह उन पर नजर रखनी होगी, नहीं तो कहीं भी, कभी भी, किसी के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, जो अमन के साथ हुआ। नशे में चूर चारों सीनियर जब गाली गलौज करते हुए अपने जूनियर्स पर लात घोषों की बारिश कर रहे थे तो उनमें से एक नवीन वर्मा का थप्पड़ अमन के बाएं कान पर पड़ गया। अमन को तेज दर्द की अनुभूति हुई तो उसने नवीन से इसकी शिकायत की। नवीन ने उसे अपने कमरे में जाने को कह दिया, पर आधे घंटे बाद उनका रिंग लीडर अजय वर्मा अमन को फिर से अपने कमरे से बुलवाता है और पूछता है कि वो क्यों और किसके परमिशन से यहाँ से गया था। अमन जब अपनी परेशानी बताकर नवीन से परमिशन लेने की बात कहता है तो नवीन रिफ्यूज कर जाता है। गुस्सा होकर अजय वर्मा उसके दाएं गाल पर लगातार एक के बाद एक 6-7 तमाचा जड़ देता है। दर्द से बिलबिलाता हुआ अमन जब उससे बचने की कोशिश करता है तो वो उसका सिर पकड़कर जोर से दीवार में दे मारता है और शायद यही वो ट्रिगर पॉइंट था जो अमन की मौत का कारण बना, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमन के डेथ का कारण इंटरनल ब्लीडिंग और ब्रेन हैमरेज था। अमन तो चला गया था, पर असली खेल अब शुरू हुआ था। अजय वर्मा का बाप, जो कि खुद एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, अमन के कॉलेज के प्रिंसिपल का मित्र था। इसलिए कॉलेज प्रशासन ने इसे सुसाइड से लेकर हार्ट फेल्योर होने तक का हर रंग देने की कोशिश की, पर अमन के दोस्त, उसके पिता और एक केंद्रीय मंत्री के इंटरफेरेंस के बाद इसे एक हत्या के केस के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। और इसके बाद तो भूचाल आ गया। सरकार जागी, मीडिया जागी। अमन मर्डर केस मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। लोग सड़कों पर उतर आए, प्ले कार्ड लेकर अमन के इंसाफ की मांग करने लगे। चौक चौराहों पर कैंडल्स जलने लगे।
राज्य सरकार ने आनन फानन में न सिर्फ अमन के हॉस्टल के वार्डन और मैनेजर को बर्खास्त कर दिया, बल्कि कॉलेज के प्रिंसिपल को भी रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। इस बीच चारों आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि कॉलेज में खुलेआम रैगिंग होती थी। सारे फ्रेशर्स का सिर मुड़वा दिया जाता था और उन्हें खास तरह के ड्रेस कोड में ही पासपोर्ट यानी कंडोम, वीजा यानी निप्पल, टिकट यानी माचिस के साथ कॉलेज आने को कहा जाता था। उनसे आपत्तिजनक बातें कहना, अश्लील पोज बनवाना, नंगे खड़े करना, सिगरेट या शराब पीने को मजबूर करना और ना पीने की बात करने पर बुरी तरह पीटा जाना, ये आम बात थी। कॉलेज प्रशासन सारी बातें जानते हुए और नए छात्रों से कई शिकायतें मिलने के बावजूद चुप रहता और घटनाओं को नजरअंदाज कर देता। अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि 17 जुलाई 2009 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों आरोपियों को जमानत दे दी, जिसे बाद में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्द कर दिया। 11 नवंबर 2010 को धर्मशाला के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश वरिंदर वैद्य ने इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 3042 के तहत अमन की हत्या को गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड मानते हुए चारों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें 4-4 साल के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका रद्द करते हुए जुर्माने की राशि को 1-1 लाख तक कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी रैगिंग के दुष्परिणाम और उसकी गंभीरता को भांपते हुए स्वतः संज्ञान लिया और इसके खिलाफ कानून बनाने के लिए एक समिति गठित कर दी। समिति ने रैगिंग को शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा नासूर मानते हुए इसे तत्काल प्रभाव से अपराध घोषित करने और इसके दोषियों को 3-3 साल सश्रम कारावास की सजा की अनुशंसा कर दी। पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। दरअसल सरकार और समाज का असली चरित्र तब सामने आता है जब कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों बाद कोई घटना आपके मानस पटल से ओझल हो जाता है, चाहे वो कितना ही विभत्स क्यों ना हो। और इस घटना में भी यही हुआ। 15 अगस्त 2012 कुत्सित मानसिकता वाले इन 4 अपराधियों को इनकी सजा पूरी होने से 7 महीना पहले ये कहते हुए रिहा कर दिया गया कि जेल मैनुअल के हिसाब से इनका आचरण अच्छा पाया गया। अच्छा आचरण 19 साल के असीम संभावनाओं वाले मेडिकल स्टूडेंट की हत्या का दोषी अपने जूनियर्स को अमानवीय स्तर तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का सीरियल ऑफेंडर का आचरण अचानक ही अच्छा हो गया था। ऐसे ही अच्छे आचरण भागों पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था, या तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाएं, नहीं तो हम सारे कैंपसेज में एक पुलिस स्टेशन ओपन करेंगे। हम इन्हें इन बेखौफ बेलगाम अराजक तत्वों के हवाले छोड़ छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। पर राजनीति की अपनी चाल होती है और ये कभी सीधी नहीं होती। सरकार ने न सिर्फ इन्हें रिहा किया था, बल्कि शिक्षा के अधिकार के तहत इन्हें अपनी अधूरी पढ़ाई उसी कॉलेज से पूरी करने की छूट दे दी। अमन के पिता ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, पर उनकी आवाज़ न कारखाने में तोती बनकर रह गई। न तो सड़कों पर लोग उतरे, न मीडिया जागी, न हाथों में प्ले कार्ड दिखा, न चौराहों पर कैंडल। सब चुप थे, बस सरकार बोल रही थी। वजह था 4 नवंबर 2012 हिमाचल प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन। दोषी हिमाचल से और रसूखदार परिवार से थे और अमन आउटसाइडर। सरकारें हमेशा संदेश देती है, कभी सख्त कभी नर्म, लोकतंत्र की मांग के हिसाब से। यही खेल है जिसे हम सब मिलकर अपने अपने हिसाब से खेल रहे हैं। वीडियो कैसा लगा और रैगिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये बंद हुआ, कम हुआ या बदस्तूर जारी है? कृपया कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।